और आपके तवसत से इस ईवान की गोशे गुजार करूँ ताकि इस मोशन के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाता है। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो आपने जैसा फरमाया कि जो इंडिविजुअल केसेस हैं और जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया और उसके ऊपर हुकूमत की जो भी असिस्टेंस दरकार होगी उसके लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। जब आपका हुक्म होगा तो मैं भी आऊँगा, लॉ मिनिस्टर भी होंगे, तो वो उसके लिए हम हाजिर हैं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले जो अकाउंटेबिलिटी का रजीम है, ये प्रोसेस है, ये कोई वाहिद पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी और ख़ास कर उन ममालिक में जहाँ के हालात वाक़यात हमसे मिलते जुलते हैं, वहाँ पे भी ये प्रोसेस चल रहा है और इसी तरह के इदारे उनके ऊपर काम कर रहे हैं और ऐसी ही लेजिस्लेशन वहाँ पे भी है। तो मैं सिर्फ आपकी असिस्टेंस के लिए कुछ 6-7 मुल्कों का अर्ज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान के अलावा इंडिया है, मलेशिया है, अर्जेंटीना है, कीनिया है, साउथ अफ्रीका है और सिंगापुर है। वहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी के लिए ऐसा ही एक सेंट्रल इदारा है, उसका एक इससे बिल्कुल मुमासलत रखता कानून है। और जब मैं कहता हूँ मुमासलत रखता कानून है तो उन कवानीन में भी यही क्लॉजेज़ हैं जिसको लेके हम बार बार इसके ऊपर बहस भी कर रहे हैं। अरेस्ट की अगर आप बात देख लें तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो नैब का कानून है वो चेयरमैन के वारंट के साथ अरेस्ट है, जबकि इंडिया में करप्शन को CBI डील करती है और वहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट है। इसी तरह से बाकी जो 5 ममालिक हैं, मलेशिया, अर्जेंटीना, कीनिया, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर अरेस्ट मौजूद है। इसके अलावा एक ऑफेंस जिसको लेके सबसे ज़्यादा बात की जाती है, इस ईवान के बाहर भी बात की जाती है, कि एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स। ये किस किस्म का ऑफेंस है? ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये कोई मजाक की बात है। ये इलिसिट इनरिचमेंट या एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स के नाम से दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक, जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं और हमारी तरह के ममालिक भी हैं, उनमें भी ये मौजूद है। और जिन 6-7 मुल्कों का मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ पे भी ये एज़ ऑफेंस मौजूद है। फिर एक और बात है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट की। जो प्रिजम्पशन है नैब के कानून में, और ये बात की जाती है कि ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज़ के ऊपर है। तो यहाँ मैं 2 चीज़ें वजाहत करना चाहूँगा। एक तो ओनस ऑफ प्रूफ नैब के कानून में 12 ऑफेंसेस हैं, उसमें से एक ऑफेंस है जिसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज़ के ऊपर है, और वो ऑफेंस है एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स का। बाकी 11 ऑफेंसेस के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। जो एक ऑफेंस है जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज़ के ऊपर है, वहाँ पे भी प्राइमा फेसी बर्डन जो है, जो इनिशियल बर्डन है, वो नैब के ऊपर ही है। उसको पहले एक चीज़ प्रूव करनी है प्राइमा फेसी, और उसके बाद उसको डिसप्रूव करना का बर्डन जो है वो अक्यूज़ के ऊपर है। तो वो बात भी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह से डिसक्वालिफिकेशन की क्लॉज है नैब के कानून में, वो इन्हीं 6 ममालिक के अंदर डिसक्वालिफिकेशन है, बल्कि पाकिस्तान में तो सिर्फ 10 साल डिसक्वालिफिकेशन है, जबकि जो अर्जेंटीना है वहाँ पे तमाम उम्र के लिए डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम पब्लिक ऑफिस है, जिसकी भी इसमें हो जाती है पनिशमेंट। इसी तरह से सज़ा की मद में पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे 14 साल सज़ा है। कुछ ममालिक हैं जहाँ पे उम्र कैद तक की सज़ा है। चेयरमैन साहब, अकाउंटेबिलिटी का कानून होना, अकाउंटेबिलिटी का एक इदारा होना और इस कानून के अंदर इन चीज़ों का होना, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है। उसमें मैं 3 चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, जिसका पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर भी है, सिग्नेटरी भी है और हमने रेटिफाई भी किया हुआ है। उसकी तहत पाकिस्तान, इसका आर्टिकल 6 है, हम पाबंद हैं कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का, एंटी करप्शन का एक सेंट्रलाइज इदारा हो, और अगर फेडरेटिंग यूनिट्स हैं तो उनके अंदर भी वो इदारे होने ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ जो ऑफेंसेस हैं, जो क्रिमिनलाइजेशन की डिमांड है इस इंटरनेशनल कन्वेंशन की जिसके हम सिग्नेटरी हैं, उसमें ये तमाम ऑफेंसेस शामिल हैं जो नैब के कानून के अंदर शामिल हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, उसके आर्टिकल 20 में इल्लीगल इनरिचमेंट, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स, इसको कहा गया है कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। जिन ममालिक में नहीं है जो इसके सिग्नेटरी हैं उसके यहाँ भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आर्टिकल 23 है, मनी लॉन्ड्रिंग का इसके अंदर मौजूद है, तो उसकी डिटेल में मैं ही नहीं जाता। इसके अलावा फैटफ की बात हो रही है। फैटफ की भी इवन जो लेटेस्ट लेजिस्लेशन हुई
उसको भी लेके नैब के कवानीन को मज़ीद स्ट्रिंजेंट करने की बात की गई और कुछ चीज़ों की बात की गई जहाँ पे फर्दर लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी 2012 की रिपोर्टेड जजमेंट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट जो हमने अनकैक में की हुई है उसको फुलफ़िल करें और अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को और इसके निज़ाम को बेहतर बनाएं। तो ये कोई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात नहीं है या इस हुकूमत की बात नहीं है, और हमने ये चीज़ इनहेरिट की है। अकाउंटेबिलिटी का इदारा हमने नहीं बनाया, अकाउंटेबिलिटी का कानून हमने नहीं बनाया। अब अगर हम अकाउंटेबिलिटी के कानून की बात करते हैं, हम नहीं बनाया, तो इसकी थोड़ी सी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री भी देख लेते हैं। जो नैब का कानून है ये शुरू होता है पाकिस्तान बनने से पहले मार्च 1947 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में लागू है। उसके बाद हमारे एक फादर सेनेटर ने बात की, एबडो वगैरह की बात हुई, वो मुख्तलिफ कवानीन आते रहे जाते रहे। जो रिसेंट टाइम में इस वक्त नेशनल अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑर्डिनेंस आपके सामने मौजूद है, इसकी सबसे पहली जो शक्ल थी वो एहतसाब ऑर्डिनेंस की सूरत में 1996 में गालिबन ये आई थी, जब इंटरिम गवर्नमेंट आई जिसका मैंडेट इलेक्शन कराना था, लेकिन उन्होंने अपने मैंडेट से बढ़कर एहतसाब का काम भी शुरू कर दिया। हमारे बड़े नामवर सहाफ़ी हैं सेठी साहब, नजम सेठी, वो उसके चेयरमैन बने। उन्होंने वो एक ऑर्डिनेंस बनाया और उस ऑर्डिनेंस को 1985 से ये भी बात होती है कि जी नैब 1985 से एहतसाब करता है। ये पहली दफ़ा इंटरिम गवर्नमेंट ने 96 में इसको लागू किया, और जब 97 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो उन्होंने इसी कानून को एंडोर्स करते हुए इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे पास करवाया और एहतसाब एक्ट बन गया 1997 का, सिर्फ एक तरमीम के साथ। और वो एक तरमीम ये थी कि एहतसाब ऑर्डिनेंस के अंदर इसका इतलाक़ 1985 से होना था, इन्होंने इसका इतलाक़ 1990 से कर दिया। तो 85 और जो उसके बाद 88 और 88 की दो गवर्नमेंट थी उसको इससे बाहर निकाल दिया चोरी बचाने के लिए। अब जनाब चेयरमैन, उसके बाद आपका नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस आता है जो ना सिर्फ जो उस कानून को इनहेरिट करता है जो एहतसाब एक्ट था, सेम वही चीज़ों को नए कानून में लिया जाता है, बल्कि उसके अंदर एक क्लॉज है कि केसेस को भी इनहेरिट किया जाता है। वही केसेस जो पहले बनाए गए थे उनको नैब में ले आया जाता है। ये इसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है, और उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो ये समझने के लिए और हमारी डिबेट के लिए बड़ी असिस्टेंस देगी कि इसके अंदर जो इख्तियारात हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं लाई, नैब का ऑर्डिनेंस हम नहीं लाए, 99 से लागू है, और उसके बाद दो हुकूमतें 10 साल के लिए रही, दोनों इलेक्टेड हुकूमतें थी। उन दोनों हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन की, दोनों हुकूमतों ने आइन के अंदर बड़ी तरमीम की। सबसे बड़ी फंडामेंटल तरमीम जिसके ऊपर सब बड़ा फ़ख्र भी करते हैं, करना भी चाहिए, 18वीं तरमीम की, कंसेंसस पैदा किया। लेकिन नैब के कानून के अंदर एक चीज़, एक क्लॉज तक की तरमीम नहीं की गई। और उसके ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके कानून को लेके आपके सामने मौजूद हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। इस कानून को सबसे पहले असफंद वली केस में परखा गया। उस केस के अंदर परखने के बाद इसकी जो क्लॉजेज़, कुछ क्लॉजेज़ इसकी कलअदम करार दी गई, वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद दोबारा अजीज़ मेमन का एक केस है, ये मैं केस में से कुछ चीज़ें आपकी गोशे गुजार करना चाहूँगा। 2013 का ये PLD का रिपोर्टेड केस है जनाब चेयरमैन। इसके अंदर और वो चीज़ें जो इस ऐवान में डिस्कस हुई हैं इसलिए बड़ी वो रेलेवेंट हैं। एक बात की गई है 90 दिन के रिमांड की। जनाब चेयरमैन, 90 दिन का रिमांड ऐसे नहीं होता कि आप जाके अदालत में खड़े होते हैं और आपको 90 दिन का रिमांड मिल जाता है। नैब के अरेस्ट के बाद विदिन 24 आवर आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है कि उसको बिफोर एन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जज, जो कि एक सीनियर जज होता है सेशंस का। नॉर्मल केसेस में इवन 302 के मुकदमे में आपको एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है जिसकी जुडिशल सर्विस 5-7 साल से ज़ायद नहीं होती। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इवन हायर है। मैं ये अजीज़ मेमन केस के अंदर ये खोसा आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है और उन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ रिमांड ऑफ 90 days इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 10(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in that section 24D requires production of the accused before the accountability court within 24 hours। इसी तरह से उन्होंने इसके अंदर जो उसकी पावर ऑफ अरेस्ट है
उसको भी वैलिडेट किया है जो आर्टिकल 24 के तहत इनकी पावर ऑफ अरेस्ट है। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो नैब ऑर्डिनेंस है इट वाज फ्रेम्ड कीपिंग इन माइंड आर्टिकल्स 175, 202 एंड 203 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिंसिपल लेड डाउन इन मैडम अली केस। ये रिट्रोस्पेक्टिविटी के हवाले से बात की गई है। तो जनाब चेयरमैन, ये ऑलरेडी एक जुडिशल स्क्रूटनी से गुजर चुका है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हुई है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को, इन शिकायतों को लेके अदालतों के पास भी गए हैं। जो अप्रोप्रिएट फोरम है कि लॉ के अंदर अगर कोई चीज़ गलत है तो आप एक आम शहरी वहाँ से जाके भी ठीक करवा सकता है, इन एडिशन टू अगर आप इसके अंदर कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। तो ये कहना कि आप इसको अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करना गलत है या उसको रिमांड होता है तो वो गलत है। और इस पूरे जजमेंट के अंदर जस्टिफिकेशन भी दी गई है कि रिमांड की जस्टिफिकेशन क्यों है, और आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी को रिमांड मिला हो और अगली पेशी पे वजूहात बताए बगैर वो रिमांड मिल जाए। जनाब चेयरमैन, इसके साथ साथ जो नैब की परफॉर्मेंस है, आप ज़रा नैब की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अब नैब की परफॉर्मेंस मेरे कोलीग सेनेटर वलीद इकबाल ने भी बात की। अब ये भी कहा गया कि उस परफॉर्मेंस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जनाब चेयरमैन उस परफॉर्मेंस को जानते हुए ये भी बड़ा, उसको थोड़ा सा एक कंपैरिजन करना बड़ा ज़रूरी है। हम जिस चीज़ को विक्टिमाइजेशन कह रहे हैं, मैं थोड़ी देर में उस पर भी आऊँगा कि क्यों इसके ऊपर बात की जाती है, इंडिविजुअल केसेस के ऊपर क्यों बात की जाती है। लेकिन उससे पहले जिस चीज़ को हम विक्टिमाइजेशन कह रहे हैं कि इस वक्त बड़ा एक माहौल बना हुआ है, लेकिन इस माहौल के सम्राट तो ज़रा देखो से आप शेयर करें। ये नैब की अपनी 2019 की पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब अगर आपको मैं एक 2 फिगर्स पेश करूं, जो इनकी 2019 की रिकवरी है वो 141 बिलियन की है, और उसके बाद जो 2020 की रिकवरी को इसके साथ शामिल किया जाए, ये 2 सालों की, हमारे 2 सालों की बात है, ये 389 बिलियन की रिकवरी बनती है। अब ये 2 सालों की रिकवरी 389 बिलियन की है, और उससे पहले अगर 10 सालों को आप ले लीजिए, 10 सालों में नैब की परफॉर्मेंस और रिकवरी क्या थी, वो टोटल अगर लगाया जाए, जिसमें हमारे भी 4 महीने अगर, क्योंकि साल के हिसाब से उसको काटना पड़ता है, तो 104 बिलियन की बनती है। ये बड़ा क्लियर फ़र्क है जनाब चेयरमैन, परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क है। और इस चीज़ के ऊपर अगर आप इसके साथ साथ बात करें तो एक और भी मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, वो एंटी करप्शन है। फेडरेटिंग यूनिट्स में एंटी करप्शन काम करता है। पंजाब के अंदर अगर इसी तरह से आप एंटी करप्शन की बात करते हैं तो 27 माह के अंदर जो हमारे दौरे हुकूमत में एंटी करप्शन ने सिर्फ पंजाब में बात की है, और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शिकायत की जाती है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पिछले 27 माह में 206 अरब रुपए की रिकवरीज की गई हैं, जो कि इन कंपैरिजन पिछले 10 सालों की 3 अरब रुपए की रिकवरीज हैं। ये वो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है जब इसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। ये फिगर्स बोलते हैं, ये फिगर्स आपकी इनकी पब्लिश रिपोर्ट्स इदारों की हैं जो ख़जानों में जमा हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए, अगर इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो ये भी देखना पड़ेगा ये रिकवरीज किन से होती हैं। ये ज़मीन की मद में रिकवरीज हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अगर किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ, एक आम आदमी तो किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर पंप कब्जा करके पेट्रोल स्टेशन नहीं बना सकता, ना उसके ऊपर वो प्लाजा खड़ा कर सकता है। आम आदमी को चाहे हमारा दौर हो, इनका दौर हो, किसी का दौर हो, वो एक रेडी बांध को भी नहीं छोड़ता, उसको भी उसकी रेडी को छीन लिया जाता है। ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंशियल आदमी कर सकता है। तो वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी आवाज़ दूर तक पहुँचती है, वो कहते हैं जी विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर विक्टिमाइजेशन हो रही है तो उसका फोरम अदालत है, आप अदालत में जाइए, अदालत में उसको चैलेंज कीजिए। अगर हमें अदालतों पे एतमाद नहीं है तो वो फिर बताइए। अब एक और बात की गई जिसकी मैं समझता हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है, वो जनाब चेयरमैन बात है कि नैब के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की। वो मैंने भी अखबार में रिपोर्ट पढ़ी, हमारे जो ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन हैं उनसे पहले ये अखबार में भी रिपोर्ट आई कि 13 डेथ्स हो चुकी हैं नैब की कस्टडी में। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, मैं एज ए वकील भी, एज प्रोसिक्यूटर भी नैब की ही प्रैक्टिस की है तकरीबन सारी उम्र, 16-17 साल जितनी मैंने प्रैक्टिस की है। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी नैब की कस्टडी में। तो ये मैं ले आया हूँ, ये मैं आप, क्योंकि आप कमेटी में ले जाना भी चाहेंगे, तो ये 13 जो इसके अंदर डेथ्स हुई हैं। अब ये 13 डेथ्स में से 11 डेथ्स हैं जो जुडिशल रिमांड पे हुई हैं।
तो मैं अपने कोलीग्स की इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, जुडिशल रिमांड में आप प्रिजन में होते हैं, आप नैब की कस्टडी में नहीं होते, आप नैब की फ़िज़िकल कस्टडी में नहीं हैं। तो इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको दुरुस्त कर लिया जाए। और जो नाम भी लिए ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन ने, असलम मसूद साहब जो CFO हैं ओमनी ग्रुप के, वो जुडिशल कस्टडी में अडयाला जेल में उनकी डेथ हुई, तो उसमें तो नैब का कोई कसूर नहीं है। और आज तक जितनी डेथ्स हुई हैं, और एक और भी उन्होंने नाम लिया ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब का, ही वॉज नेवर अरेस्टेड, वो कभी अरेस्ट भी नहीं हुए थे, उनकी डेथ अपने घर के अंदर हुई है। अब उसको भी नैब के साथ मुंसलिक करना मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक ज़्यादती का अर्थ आ जाता है। और ये जो 2 डेथ्स नैब की लॉकअप्स में हुई हैं, उनमें से एक जनाब हैं आगा मोहम्मद सज्जाद साहब जो डिविजनल इंजीनियर थे PTCL के, और ज़फ़र इकबाल मुग़ल जो कि एक हाउसिंग स्कीम के किसी स्कैंडल में अंडर अरेस्ट थे। और दोनों के केस में ना उनकी फैमिली की तरफ से ना कहीं पे किसी फोरम पे आप इसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं, आप इसके ऊपर कोई जुडिशल फोरम पे जा सकते हैं, कोई भी उसके अंदर या उनकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट में कोई टॉर्चर, कोई किसी किस्म का वो इल्ज़ाम नहीं था। तो इसलिए भी ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब फिर उसके बाद जनाब चेयरमैन बात करते हैं कि हम नैब के कानून के अंदर दूसरी जो नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में है, वो केसों को लेके बात की जाती है। केसों के ऊपर 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर तो किसी केस के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है जहाँ पे गलत काम हो रहा है, उसको बिल्कुल ज़रूर उठाना चाहिए। लेकिन जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनको लेके ये सारी बहस का भी आगाज़ हुआ है, अब उसमें पानामा का केस है। पानामा का केस तो हमारे दौरे हुकूमत में शुरू नहीं हुआ है कि ICIJ एक इंटरनेशनल जर्नलिस्टिक ग्रुप है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट पब्लिश होने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई, अकाउंटेबिलिटी कोड में मामला चला। यहाँ ये बात भी करते हैं कि आप किसी के ऊपर कोई बात ना करें, किसी को नोटिस ना दें, किसी को बुलाएं ना, सिर्फ उसको ट्रायल करें और कॉन्विक्ट करके बस बात ख़त्म कर दें। पनामा के नतीजे में कन्विक्शन तो हो गई थी, अकाउंटेबिलिटी से कन्विक्शन हो चुकी है। आज उस कन्विक्शन को कौन तस्लीम कर रहा है आप में से? तो इन चीज़ों के ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ फेक अकाउंट्स का केस है। फेक अकाउंट्स का केस हमारे दौरे हुकूमत में शुरू नहीं हुआ, पिछले दौरे हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने इस केस को आगाज़ किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक JIT बनाई, उस JIT ने बना के फिर केसेस भेजे। अब उस केस को भी मुझे अगर कहेंगे तो मैं उस केस के भी पूरे फैक्ट्स यहाँ बयान कर दूंगा। फिर हम पे इल्ज़ाम लग जाएगा कि हम मीडिया ट्रायल करते हैं। अब उस केस को भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया? हरगिज़ नहीं किया। हमसे सिर्फ एक गलती हुई है, हमने इन चीज़ों के अंदर इंटरफेयर नहीं किया, हमने इन चीज़ों को रोका नहीं और किसी भी सियासी मसलहत के तहत नहीं रोका। तो ये अगर हम पे इल्ज़ाम है तो ये इल्ज़ाम फिर दुरुस्त है। फिर इसी तरह से एक ये TTs का स्कैंडल आ गया, मीडिया ट्रायल की बात करते हैं। मुझे पर्सनली तक कहा गया कि जी आप गलत बात करते हैं इस केस के ऊपर, हम आपको डेफेमेशन में सू करेंगे। आज तक नहीं किया गया। अगर उस केस के अंदर या उस चीज़ के अंदर एक भी चीज़ मीडिया ट्रायल है, मीडिया ट्रायल क्या है? आप किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएं। अगर झूठा इल्ज़ाम है तो उसके ऊपर फॉर्म मौजूद है डेफेमेशन का, आप ले जाइए डेफेमेशन के अंदर। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी की बात है और वो बड़ी रेलेवेंट है क्योंकि वो रिसेंट है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर सबसे देखें, आप खुद अपने आप को पेश कर देते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम नैब के ऊपर नहीं लगाते, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम हुकूमत वक्त के ऊपर लगाते हैं। इसलिए हुकूमत वक्त के तर्जुमानों का, वज़रा का फिर फ़र्ज़ बनता है कि वो आके अपना केस डिफेंड करें, वो आके बताएं कि ये चीज़ें क्या हैं। मैंने आज से 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर मैं जो रिमांड है वो लेके गया हूँ कि रिमांड के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और ये भी कहा है इल्ज़ामात है, ये नहीं कहा कि ये साबित हो गया है। और ये इसलिए कहा है कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर उस रिमांड के अंदर ये सवाल डाला गया है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए 5 साल आप यहाँ वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, वज़ीर बिजली और पानी हैं, तो आप 22 लाख रुपए माहाना की जॉब जिसके लिए आपको 8 घंटे हर रोज़ काम करना है, छुट्टी भी हफ्ते में 1 दिन है, उसकी मद में तनख्वाह कैसे क्लेम कर रहे हैं, उसकी तनख्वाह का बेनिफिट कैसे ले रहे हैं, क्योंकि केस आपके ऊपर एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स का है। तो अगर हम ये बात आके बताते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर एक एक्शन हो चुका है,
तो वो अगर मीडिया ट्रायल है तो मुझे नहीं पता, फिर मीडिया ट्रायल है तो आप हमें फिर अदालत में ले जाइए। जनाब चेयरमैन, इसके बाद जो कानून की बात है, नैब लेजिस्लेशन की बात है, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, आईनी तरमीम हुई 10 सालों में, नैब के कानून को चेंज नहीं किया गया। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह जो है नैब के कानून चेंज ना करने की, सबसे बड़ी तो आपकी एक रिपोर्टेड जजमेंट के अंदर, जो पनामा की जजमेंट है 2017 की, उसके अंदर लिखी हुई है, उस वक़्त के चेयरमैन नैब को बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि ये फेवर कर रहे हैं, इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, और उनको काम करने से रोक दिया गया। और जो अभी चेयरमैन नैब की बात करते हैं, तो हमने तो अपॉइंट नहीं किया इनको। माजी में चेयरमैन साहब, आपको मालूम होगा कि फसी बुहारी साहब की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था, शोर निसार साहब ने चैलेंज किया था। उनकी अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन के बगैर हुई थी, जो कानून में तरीका दिया उसके बगैर हुई थी, और वो फैसला हुआ और उनकी अपॉइंटमेंट ख़त्म हुई। तो आपको अगर इसके अंदर भी कोई इशू है तो फोरम आपका कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नैब के कवानीन के अंदर बेहतरी लाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया। वो ऑर्डिनेंस इस हाउस में लैप्स कर गया। उसके ऊपर हम आपकी सरबराही में बैठे, अपने अपोजिशन के अरकान के साथ बैठे, एक एक क्लॉज के ऊपर बात की, और हमने इनसे इस्तदा की कि इसको आप एक्सपायर ना होने दें, आप इसके अंदर तरामीम करें, लेकिन वो तरामीम करें जो हो सकती हैं। हम वो तरामीम नहीं कर सकते जो हमारे अपने मंशूर के खिलाफ है, हमारे मैंडेट के खिलाफ है, और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। क्योंकि माजी में सेनेटर रहमान मलिक साहब ने बात की एनआरओ के ऊपर, उन्होंने एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया, तो मैंने वो फौरन जजमेंट भी इत्तफाकन में साथ लाया हुआ था। 2010 की रिपोर्टेड जजमेंट है, फुल कोर्ट, 17 जजेस की जजमेंट है। आज अगर आप कहते हैं कि एनआरओ को चीज़ें नहीं थी, तो पहला तो एनआरओ वो था जिसकी ऊपर 17 जजों की जजमेंट मौजूद है, बड़ी डिटेल से लिखी हुई है, उसके पूरे सियाको सबाक सारे उसके अंदर लिखे हुए हैं। हमें किसी बंद कमरे में बैठने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम जानती है कैसे आया, क्या था, क्या नहीं था, और कैसे ख़त्म हो गया। उसके बाद जब हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ पेजेस पे खड़े हैं, हम एक पेज पे नहीं हैं। बिज़नेस कम्युनिटी को लेके ये बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर बात है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आके प्राइम मिनिस्टर को भी मिले, और उन्होंने नैब के कानून की नहीं, नैब की कुछ प्रैक्टिसेस की बात की कि बिजनेसमैन को बुला लिया जाता है जिससे बिजनेसमैन डर जाता है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो है बुलाने के ऊपर आपको डरना नहीं चाहिए, सवाल तो किसी से भी हो सकता है। अब फिर मैं स्पेसिफिक केसेस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम किसी एक बिजनेसमैन के अकाउंट में जाती है तो उससे सवाल तो होना है, वो सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन इस चीज़ों को भी कैप करने के लिए हमने ऑफिशियली चेयरमैन नैब से भी बात की, और हम एक ऑर्डिनेंस भी लेके आए कि इन चीज़ों को सर्कमवेंट किया जाए और इस लॉ में ऐसा कोई सेफ गार्ड लगा दिया जाए कि अब्यूज़ ऑफ पावर ना हो सके। लेकिन उसका मकसद भी हरगिज़ एहतसाब के अमल को उसके ऊपर असरअंदाज होना नहीं था कि इसका कोई पर्सनल बेनिफिट ना किसी को मिले। एक कम्युनिटी की प्रोटेक्शन की बात है, बिजनेसमैन है, जिस तरह से डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि एक ऑनेस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो नैब के परव्यू में नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि कानून के तहत तो वो है भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो दो प्राइवेट लोगों के माबैन है, उसका नैब के उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन एक बिजनेसमैन की बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर या प्रोसीड ऑफ क्राइम उस ऑफेंस की जो 12 ऑफेंसेस हैं नैब के कानून के अंदर उसमें आती है, तो वो फिर उसके ऊपर उसका एक इनडायरेक्ट लिंक पैदा हो जाता है और उससे सवाल जवाब हो सकता है। हम इस हद तक भी बात करने को तैयार थे और आज भी हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल सेफ गार्ड डाले जा सकते हैं। अभी आपको इल्म होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रूल्स हैं, नैब के अंडर रूल्स बनने हैं, वो उनके हुक्म पे ऊपर नैब ने बनाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो गवर्नमेंट को दिया कि आप इसके अंदर अपनी इनपुट दें। हम उसके अंदर भी वो सेफ गार्ड्स डालना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है जनाब चेयरमैन कि हम वो पेजेस पे खड़े हैं जिस तरह वो सेनेटर फैसल जावेद ने भी दिखाया था। हम जो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं वो ऑर्डिनेंस की सूरत में, यहाँ बिल की सूरत में भी आया, लैप्स कर गया। जो अमेंडमेंट अपोजिशन लाना चाहती है उसका मसवदा ये है जिसके अंदर 34 शिकें ऐसी हैं जिसमें से मेरे ख्याल है 33.5 तो हम मान भी नहीं सकते, हम मानना चाहेंगे भी तो। मैंने अभी आपके सामने अनकैक रखा है, हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग नैब का हिस्सा होना चाहिए,
ये डॉक्यूमेंट कहता है मनी लॉन्ड्रिंग नैब का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं एहतसाब सबका होना चाहिए, ये कहते हैं 99 के बाद होना चाहिए। हम कहते हैं एहतसाब किसी भी चोरी का होना चाहिए, ये रुपए की हो या अरब की हो, ये डॉक्यूमेंट कहता है कि 1 अरब से ऊपर होनी चाहिए। तो जनाब चेयरमैन, तो ये तो फिर नज़रियात का इख्तलाफ है। इस नज़रियात के इख्तलाफ के साथ इस कानून के अंदर एक तरमीम कैसे हो सकती है? हम आज भी कहते हैं कि हम हर तरह की बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस बात की ऊपर पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। कोई भी अमेंडमेंट कानून के अंदर या कोई कानून किसी एक शख्स या किसी एक तबके के लिए उसके ज़ाती मकासद के लिए बनाया जाएगा तो वो कभी भी अच्छा कानून नहीं हो सकता, और हम उस कानून के साथ नहीं होंगे। हम चाहते हैं कानून बने उनके लिए जो 22 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए हैं, उन 22 करोड़ अवाम सब के लिए बने। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। या तो अगर हम कहते हैं कि बिल्कुल इस निज़ाम को बंद करना है तो आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसमें आखिर में जनाब चेयरमैन मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। मीडिया ट्रायल के ऊपर मैं आखिरी एक बात करना चाहता हूँ, पगड़ियाँ उछालने की। जनाब चेयरमैन, कोई किसी की पगड़ी नहीं उछालता है। इस चीज़ को, इस मुद्दे को खुद इशू बनाया जाता है। आप जिन महज़ब माशरों की बात करते हैं, उन महज़ब माशरों में जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट का इदारा आपको या गिरफ़्तार करता है या समन करता है या आपको तहकीक के लिए बुलाता है, तो आप उसके दरवाज़े पे खड़े होके जुलूस नहीं निकालते हैं। आप 400 लोगों को लेके नैब लाहौर की बिल्डिंग के ऊपर पथराव नहीं करते हैं। आप उसके बाद बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये नहीं कहते कि ये जनाब फ़लाँ आदमी करवा रहा है, इसके पीछे फ़लाँ शख्स इन्वॉल्व है। लेकिन आप अगर इस किस्म का काम करेंगे तो फिर दूसरी पार्टी भी आपको जवाब देगी। तो इसलिए ताली 2 हाथों से बजती है। आपको ये सिलसिला भी बंद करना पड़ेगा कि हर चीज़ को जस्ट बिकॉज कि आप पॉलिटिकल फिगर हैं, आपसे अगर एहतसाब की बात की जाएगी तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं बनती। आप अगर ये इल्ज़ाम लगाएंगे, जब आप कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तो ये इल्ज़ाम लगाना है। आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो उस इल्ज़ाम का जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केसेस हैं ऐवान के मेंबरान की, उसके ऊपर बिल्कुल आपकी सरबराही में बात हो सकती है। हुकूमत आपकी असिस्टेंस के लिए मौजूद है। उसमें इदारों को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम उनके बिहाफ पे बात नहीं करते, लेकिन एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन पर्सन स्पेसिफिक हमें बात नहीं करनी चाहिए। इस ईवान में हमें स्पेसिफिक बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। Thank you. The motion number 1 has been talked